जय हिंद। जो भी सीटेट पेपर 2 में एसएसटी लिए हैं यानी सामाजिक विज्ञान लिए हैं, उन सभी के लिए आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, यदि सेकंड पेपर आपने एसएसटी लिया है, एसएसटी लेना है अगर आपको, तो ये सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, एसएसटी सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन ये आपको सबसे ज़्यादा स्कोर दिलाने वाला ये पार्ट है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। यहीं से आप क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई दोनों डिसाइड होगा आपका। सीटेट का रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि कैसे बन रहा है, कितना कम परसेंटेज हो रहा है रिजल्ट का। तो आइए इस सेशन को चालू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे इसी तरह के वीडियो यानी शिक्षक एग्जाम और सीटेट, यूपी टेट इत्यादि से रिलेटेड वीडियो बनाई जाती है और तैयारी करवाया जाता है आपको। आइए आज का ये वीडियो और सेशन चालू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन यही है कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ। अब आपको सही विकल्प बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी और डी। तो सही विकल्प आपको बताना है। कौन सा सही विकल्प होगा? तो आप सभी जानते हैं भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना? कब? 26 जनवरी 1950 को। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इससे रिलेटेड, आइए उसको भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखिए, जो भी सेशन चल रहा है, जो भी क्लास चल रहा है, वो पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से ही ये लिया गया है क्वेश्चन, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है। और आप जानते हैं कि सीटेट एनसीईआरटी को ही आधार बना के क्वेश्चन करता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली को संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया है। अब आपके सामने 4 विकल्प है। राइट विकल्प आपको बताना है कि किस अनुसूची में जोड़ा गया था। तो जो सही विकल्प है वह है 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इससे रिलेटेड, वो भी जान लेते हैं। जो 73वां संविधान संशोधन यानी जो 1922 में हुआ, उसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय सूचीबद्ध किए गए। कितने? कुल 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने 4 विकल्प है। राइट विकल्प आपको बताना है। तो देखिए, भारत के संविधान इसके लेखक जो हैं ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1942 से लेकर के 1946 तक इसको लिखे हैं। पंडित नेहरू जब अहमदनगर किले में कैद थे, उसी समय उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस किताब को लिखा था। कहाँ कैद थे? अहमदनगर किले में। ठीक है ना? चलिए आगे, अगला जो सवाल है वो है, किस गवर्नर जनरल के समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। क्या अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय? तो आप देखेंगे आपके सामने 4 विकल्प है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेस्ली या फिर कर्नवालिस। तो जो सही विकल्प है वह है लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है ना? इन्हीं के समय स्थायी बंदोबस्त जो है उसे लागू किया गया था। देखिए, 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है ना, लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को भूमि राजस्व अस्थायी रूप से तय कर दिया गया था। ठीक है ना? तो ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्नवालिस के समय। अब आप देखिए अगले क्वेश्चन को, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे इसका जो सही विकल्प है वह है नील नदी। विश्व की सबसे जो है लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है और अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई?
अफ्रीका में। हालांकि देखिए, जल प्रवाह के मामले में अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है, मतलब सबसे ज़्यादा जल ढोने के मामले में अमेजन नदी है, लेकिन सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। फ्रेंड्स, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें ज़रूर, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य की राजधानी सबसे पहले किसने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आपको बताना है कि आगरा से दिल्ली कौन शिफ्ट किया अपने राजधानी को, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य की। तो उत्तर है शाहजहां। शाहजहां ने ही क्या किया, अपनी राजधानी 1648 में आगरा से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और शाहजहानाबाद नाम का एक शहर भी बसाया, कौन? शाहजहां, ठीक है ना। किस विद्रोह को 1857 की क्रांति की जननी कहा जाता है? कौन सा विद्रोह है जिसे 1857 की क्रांति की जननी कही जाती है? तो चार विकल्प आपके सामने है, राइट विकल्प बताना है। संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, प्लासी की लड़ाई या फिर चुआर विद्रोह। तो जो सही विकल्प है वह है सिपाही विद्रोह। क्या भाई? सिपाही विद्रोह। आइए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। 1857 का जो विद्रोह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा सशस्त्र विद्रोह था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857 को। और ये कहाँ से शुरू हुआ भाई? मेरठ से शुरू हुआ, ठीक है ना। ये कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई की, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह ने इसे लीड किया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अकबरनामा लिखा गया था? तो आपको बताना है, चार विकल्प आपके सामने है। जो सही विकल्प है वह है अकबर। अकबर के समय अकबरनामा लिखा गया था और अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है ना। यह अकबर के शासन का आधिकारिक विवरण है कि उस समय किस तरह से शासन चलते थे। इसका आधिकारिक विवरण है किसमें? अकबरनामा में, जिसे अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? आपको बताना है, चार विकल्प आपके सामने हैं। तो जो सही विकल्प है वह है 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। और यह लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों ने जीत हासिल की और उस समय जीत हासिल करके बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है वह है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपको बताना है, चार विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए। जो सही विकल्प है वह है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसे व्यापक विरोध झेलना पड़ा। और उसी का विरोध करते समय आप जानते होंगे लाला लाजपत राय, जिसके सिर पे लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। साइमन गो, इस तरह के लाला लाजपत राय के द्वारा वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चार विकल्प आपके सामने है, चेरापूंजी, मासिनराम और गुवाहाटी, इम्फाल। तो जो राइट विकल्प है वह है मासिनराम, ठीक है ना। यह कहाँ है? तो यह मेघालय में है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला यह स्थान है, जहाँ औसतन 11,872 ठीक है ना वर्षा होती है। किस प्रकार की मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है? क्या वो जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी है या फिर कपास वाली मिट्टी है? तो जो सही विकल्प है वह है कपास वाली मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। कपास वाली मिट्टी को किस तरह की मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी जो है ना, वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। बार बार इस सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ईवीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एसएसटी में भी। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यह डेक्कन के पठार में पाई जाती है। जो दक्कन का पठार है उसमें यह पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? क्या लोकसभा के सदस्य के द्वारा, राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा या फिर जनता द्वारा सीधे चुना जाता है? तो जो राइट विकल्प है वह है जो निर्वाचक मंडल है उसके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। किसका? तो राष्ट्रपति का, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके इस्तीफे के बाद
नया उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए के तरफ से किस कैंडिडेट को बनाया गया है? ठीक है, एनडीए के किस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आप जानते हैं तो। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित जितने सदस्य हैं सभी शामिल होते हैं। ठीक है ना। चलिए, देखिए इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ें। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको बताना है। तो देखिए सही जो विकल्प है वह है 12 से 35 जो अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, ये बात आप जानते हैं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। जो सही विकल्प है वह है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का यही मुख्य उद्देश्य था। हरित क्रांति का उद्देश्य उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाना था। ठीक है ना। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछा गया है, हरित क्रांति के जनक कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यदि आप जानते हैं तो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है 41। ये कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पेडागोजी से रिलेटेड है, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या रटाना है, या नागरिकता के गुण विकसित करना है, या फिर केवल परीक्षा पास कराना है, या सिर्फ इतिहास पढ़ाना है? देखिए भाई, एक बात आप ध्यान रखिए, जहाँ केवल शब्द आए, सिर्फ जहाँ रटना शब्द आए, ठीक है ना, जहाँ आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे रटना शब्द आए, रटना या फिर केवल शब्द आए या सिर्फ शब्द आए, ये शब्द हमेशा गलत होते हैं। निगेटिव वर्ड को आपको टच नहीं करना है सही आंसर के लिए। ठीक है ना। तो देखिए, नागरिकता के गुण विकसित करना ये सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है, जिसमें बच्चों के लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिकता के गुणों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है ना। चलिए, यही आज के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आप देखे पढ़े। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। पसंद आया हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।